Hello students, this lecture is your revision lecture and we are doing revision for class 7 subject mathematics. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि मीन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन. एग्जाम्पल, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35. ये जो हमें डेटा दिया है उसका हमें मीडियन फाइंड करना है. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये जो डेटा दिया है, ये जो सारे नंबर्स है, इनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे वाले नंबर से हम शुरुआत करेंगे. यहाँ पर है 17, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 17. देन 17 से बड़ा नंबर है 18, सो वी राइट हियर 18. 18 से बड़ा नंबर है 24, सो वी राइट हियर 24. देन 24 से बड़ा नंबर है 25, सो वी राइट हियर 25. देन 25 से बड़ा नंबर 35, देन 36 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 46. सो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को लिख लिया. अभी हमें क्या करना है? मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे मिडल वाला नंबर देखना है. कौन सा होगा? अगर यहाँ से 3 नंबर स्किप कर दे, यहाँ से 3 नंबर स्किप कर दे, तो सबसे मिडल में ये नंबर आएगा 25. सो ये जो मिडल वाला जो नंबर हुआ उसको बोलते हैं मीडियन. सो आवर आंसर इज 25. ये हुआ हमारा मीडियन. सबसे पहले जो नंबर्स दिए हो उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एंड जो हमारा मिडल ऑब्जर्वेशन हो, सबसे मिडल वाला नंबर, वो होगा मीडियन. नेक्स्ट टॉपिक में है, हमें कोई इक्वेशन दिया हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है. जैसे कि एग्जाम्पल सॉल्व, यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिए हैं. फर्स्ट इक्वेशन है 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 18. ये जो हमें इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे ए नंबर का इक्वेशन सॉल्व करने वाली हूँ. ए नंबर 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 18. सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो 4 है, 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है ये पूरे ब्रैकेट के साथ. दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है m के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है 3 के साथ. सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या होगा? 4 का मल्टीप्लीकेशन m के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई m, ये प्लस साइन एज इट इज. देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 multiplied by 3 equal to 18 as it is. Now 4 multiplied by m, आंसर होगा 4m. 4 multiplied by m, आंसर 4m, प्लस 4 multiplied by 3, 4 3s are 12 इक्वल टू 18. अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें जो वेरिएबल दिया हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. यहाँ पे हमें वेरिएबल दिया है m, सो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, देन अब क्या करेंगे? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें वेरिएबल को यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा. ये जो प्लस 12 है उसको हम राइट हैंड साइड मूव कर देंगे. देन ये 4 है, ये 4 भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सबसे पहले ये जो प्लस एंड माइनस में जो नंबर हो उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं. दैट मीन्स 4m एज इट इज इक्वल टू 18 एंड प्लस 12 है. अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा -12, साइन चेंज हो जाएगी. नाउ 4m इक्वल टू 18 माइनस 12, आंसर इज 6. अब ये 12 तो चला गया. अभी यहाँ पर ये 4 भी है, 4 को भी हमें राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा.
4 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो m इज इक्वल टू 6 एंड 4 अभी डिवीजन में जाएगा, सो 6/4। अभी हमें यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से जो भी कट हो पाए वो करना है। जैसे कि 6 मतलब 3 2 एंड 4 मतलब 2 2 नाउ 2 कट हियर। सो अभी न्यूमरेटर में क्या रहा है 3 एंड डिनोमिनेटर में 2। सो आवर आंसर इज 3/2। m की वैल्यू हमें क्या मिली, m इज इक्वल टू 3/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन जो वेरिएबल हो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो b नंबर का एग्जाम्पल है वो आपको अभी सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। Next topic is line segment. What is line segment? So, line segment has two end points. Line segment के क्या होते हैं, two end points होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है PQ, line segment PQ, इसके two end point हुए, पहला end point P, then दूसरा Q. So, line segment has two end points. Next is line. Now we see the definition of line. If we extend the two end points in either direction endlessly, we get a line. अगर हम two end points को endlessly draw करें either direction, जैसे कि अभी ये point है point A, इसको हम ये direction में endlessly draw करें, and ये point B है, इसको हम ये वाले direction में endlessly draw करें तो हमें मिलेगी line. लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स थे, लेकिन लाइन में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये दोनों पॉइंट एंडलेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज रे। रे हैज वन एंड पॉइंट। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि ये उसका एंड पॉइंट है, अभी यहां से वो एंडलेसली जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसका एंड पॉइंट आ गया, सो रे हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, एंडलेसली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, एंड रे हैज वन एंड पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड एंगल्स। यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स के बारे में सीखना है। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल is 90 degree. The angles are called complementary angles. हमें दो एंगल्स दिए होंगे, अगर हम उसका सम करें तो वो 90 डिग्री होगा, तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये दो एंगल लिए हैं, फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री। अभी ये एंगल्स का हमें सम करना है, दैट मीन्स 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर इज 90 डिग्री। अगर हमारे दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 degree, the angles are called supplementary angles. हमें दो एंगल्स दिए होंगे, हमें उसका सम करना है। अगर हमारा टोटल 180 डिग्री हुआ तो वो एंगल होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, हियर फर्स्ट इज 60 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 120 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, आंसर इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे आंसर हमारा आया 180। सो ये जो एंगल्स है ये दोनों, ये कौन से एंगल्स हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड अगर सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो
F शेप स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करना हो तो हमें कौन से शेप याद रखने हैं? F वाले। सिर्फ यही शेप नहीं, यहाँ पे ये एक F बना, दूसरा हमें इस तरह से भी F मिल सकता है, ये शेप भी हमें देखना है। देन F उल्टा भी हो सकता है, लाइक ये वाला शेप एंड ये वाला शेप। सो ये 4 शेप्स हुए, 1 2 3 एंड 4। सो जब भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के नेम लिखने हो तब हमें ये 4 शेप ढूंढने हैं। ये हुआ फर्स्ट, ये F, देन अभी ये वाला F कहाँ पे बनेगा? यहां से ये शेप हुआ F, देन ये अभी उल्टा F कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का जो F हुआ ये वाला शेप, एंड देन ये वाला शेप वो बनेगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। तो जब भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हो हमें ये 4 शेप्स याद रखने हैं और फिर यहां से हमें उनके नेम लिखने शुरू करने हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के नेम कैसे लिखने हैं। सो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? ये शेप फाइंड करके, ये वाला शेप लिया तो उसका नेम लिख लिया, देन ये वाला शेप लिया तो यहां से नेम लिख लिया, इस तरह से। नेक्स्ट, अल्टरनेट एंगल्स। अभी अल्टरनेट एंगल्स के लिए हमें Z शेप याद रखना है। हमें जो भी फिगर दी हो उसमें हमें Z शेप फाइंड करना है, फिर हमें एंगल्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि Z शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे हमने एक शेप लिया है Z, जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये वाला शेप। अभी जरूरी नहीं है कि यही मिले, यहाँ से उल्टा Z भी मिल सकता है, लाइक इस तरह से। ये शेप जो हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी अल्टरनेट एंगल्स का ही शेप है। सो हमें ये शेप में जो नेम दिए हो वो भी हमें लिखने हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कितने शेप फाइंड करने हैं? हमें 4। देन अल्टरनेट एंगल्स में हमें 2 शेप फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी यहाँ पे हमें कौन सा शेप याद रखना है? C शेप। C शेप स्टैंड्स फॉर इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये वाला शेप इस तरह से, या फिर ये उल्टा C भी बन सकता है इस तरह से। ये शेप हमें याद रखना है। ओके, सो जब भी हमें एंगल्स के नेम लिखने हो हमें उनके शेप्स याद रखने हैं ताकि हम इजीली उन एंगल्स के नेम लिख पाए। सो ये हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसमें F शेप याद रखना है, अल्टरनेट एंगल्स में Z शेप याद रखना है, एंड इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में C शेप याद रखना है।